हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आज डिस्कस करते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये न्यूज़ में कई बार रहता है क्योंकि काफ़ी टेंशन चलती है मिडिल ईस्ट में, ईरान इजराइल के बीच में, ईरान सऊदी अरबिया के बीच में, अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका एक बैकग्राउंड है, वो भी समझेंगे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और इस बीच क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं JCPOA से, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक हिस्ट्री है, पहले वो समझ लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक ट्राइंगल अगर हम बनाएं, एक तरफ इजराइल को रखें, इजराइल जहाँ पर यहूदी लोग रहते हैं, ज्यूस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में यहूदी लोग बोलते हैं, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है। एक तरफ ईरान को रख लेते हैं जो शिया मेजॉरिटी कंट्री है, शिया मुस्लिम्स में लीडर कंट्री जो है ईरान कंट्री को माना जाता है। और तीसरा हम रख लेते हैं सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, तो सुन्नी मुस्लिम्स में लीडर कंट्री सऊदी अरेबिया को माना जाता है, सुन्नी मुस्लिम्स। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में 80% से ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम है और ये 15% अराउंड अप्रॉक्स फिगर में बता रहा हूँ पूरी दुनिया में। तो ज़्यादातर दुनिया में ना सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ठीक है। शिया केवल 15% है। तो अब इन तीनों के बीच में एक हेट ट्राइंगल है, ठीक है। इनका शिया सुन्नी की लड़ाई है, डिफरेंसेस हैं। सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा कि ईरान का इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़े, ठीक है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया भी बोलते हैं, पर्शिया, तो आपने देखा होगा पर्शियन गल्फ, ठीक है। अच्छा, अब इनका शिया सुन्नी की लड़ाई है और इजराइल और इनकी मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई है, ठीक है। इजराइल क्योंकि 1948 में बना, उस समय वो पैलेस्टीन हुआ करता था, मुस्लिम कंट्री। तो 1948 के बाद से ही अरब कंट्रीज़, जो जितनी भी अरब कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम कंट्री और इसराइल के बीच में वॉर भी हुआ था 1948। उसके बाद कई बार वॉर हुए हैं क्योंकि जो मुस्लिम कंट्री उनका मानना है कि ये मुस्लिम लैंड है, मुस्लिम लैंड में नॉन मुस्लिम कंट्री अलाउड नहीं है, और हमसे परमिशन के बिना, हमसे बिना डिस्कस करे इसराइल को क्रिएट कर दिया गया 1948 में पैलेस्तीन को काट कर। तो अब इन तीनों में लड़ाई झगड़ा है। अब ये समझना है कि सऊदी अरेबिया के सपोर्ट में कौन रहता है, यूएस, सऊदी अरेबिया, इसराइल। यूएस का क्लाइंट है बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया, और इसराइल को तो यूएस का कई बार ऐसा भी कहते हैं कि 51st स्टेट माना जाता है, ठीक है। इसराइल के यहूदी, जितने यहूदी इसराइल में रहते हैं उससे ज़्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका और इसराइल मतलब समझ लो कि एक तरीके से लंगोटिया यार हो गए, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे कभी, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन सब में, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में इसराइल के जो यहूदी लोग हैं, यहूदी कम्युनिटी, वो उसमें बिजनेस कर रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी यहूदी लोग रहते भी हैं अमेरिका में। तो अमेरिका इनके साथ है, और इसकी तरफ जब अमेरिका इनके साथ है तो ईरान की तरफ कौन सा हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में कि ये क्या है, इसका अब हिस्ट्री क्या है। थोड़ा हमने बैकग्राउंड समझा कि ये इस तरीके का एक हेट ट्राइंगल वहाँ पर बना हुआ है, शिया सुन्नी की लड़ाई है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई है। तो ईरान, क्योंकि देखो शिया मेजॉरिटी कंट्री है और शिया कंट्री कम है, तो ईरान को कई बार अकेला पड़ जाता है। ईरान को लगता है कि उसके फ्रेंड्स कम हैं उस एरिया में, तो इनसिक्योरिटी भी फील करेगा ईरान। तो ईरान के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ना यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, हमारे चैनल में आप सर्च करेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है, ठीक है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट यूरेनियम 235 के परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर होता है। तो ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ये आरोप उसके ऊपर लग रहे थे। और ईरान क्योंकि इनसिक्योर फील कर रहा है, तो उसे लगता था कि ये लोग अगर मिलके कभी वॉर वाली सिचुएशन होती है तो ईरान के लिए काफ़ी मतलब खतरा रहेगा, सर्वाइवल का क्वेश्चन है, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू। अब 2006 में क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड समझना है। 2006 में, उससे पहले ईरान को अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वार्निंग भी दी कि आप अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करो। अब ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं बंद करा, जैसा कि अमेरिका और यूएनएससी का कहना है। तो 2006 में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो यूएनएससी और यूएस ने सैंक्शंस लगा दी, इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन ईरान,
इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन ईरान। तो ईरान के ऊपर 2006 में सैंक्शन लगा दी। तो इससे क्या हुआ कि ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। सैंक्शन लगा दी मतलब ग्लोबल लेवल में ट्रेड होता है, पेमेंट्स होती है, डॉलर की टर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कई जगह ट्रेड नहीं कर सकता। तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई 2006 में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस ने, दोनों ने, क्योंकि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं कर रहा था, जैसा ये कह रहे हैं कि वार्निंग दी गई थी, तो सैंक्शंस लगी। अब ईरान की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ और ईरान जो है, जो उसकी एक्टिविटी रहती है मिडिल ईस्ट में, सीरिया में, और वहाँ पर अलग अलग शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं, उनको फंडिंग करना, उनको हेल्प करना, वो सारी एक्टिविटी में वो कभी भी पीछे नहीं हटा, वो लगातार एक्टिविटी करता रहा। ठीक है, तो एक डेडलॉक बन गया। प्रेशर टैक्टिक्स तो थी कि ईरान उनकी बात माने, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करे, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो क्या करना है। फिर धीरे धीरे टॉक्स होने लगी यूएस के बीच में, और यह परमानेंट 5 है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 हैं, उनके बीच में जर्मनी और ईरान के बीच में टॉक्स होनी स्टार्ट हुई कि देखो ऐसा है कि एक JCPOA साइन करते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें आपने क्या करना है कि अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को ना बंद करना है या कम करना है। अब आपका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद आप करोगे तो बदले में हम आपसे ना सारी सैंक्शंस हटा देंगे, फिर आप दुनिया में ट्रेड कर सकते हो, आपकी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो ये एक JCPOA का बैकग्राउंड है। ये हुआ था 2015 में साइन, 2015 में ईरान के साथ। तो इसमें ये था, ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब करना था, बदले में ये जो परमानेंट 5 हैं, ये यूएस है, जर्मनी है, ये ईरान के ऊपर से जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे 2006 से चले आ रहे थे, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म करेंगे अगर एक ईरान जो है ना फुल कंप्लायंस करता है तो। ठीक है, तो आइए समझते हैं JCPOA में क्या क्या चीजें हैं। एक तो JCPOA साइन किसके बीच में हुआ, JCPOA ये साइन हुआ 2015 का है, 2015 ये ध्यान रखना है, जो कि साइंड बिटवीन ईरान एंड परमानेंट 5 प्लस जर्मनी। मतलब ईरान के साथ 6 देश, परमानेंट 5 प्लस जर्मनी के बीच में साइन हुआ। ये भी कई बार एग्जाम पर, परमानेंट 5 मतलब यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए बहुत सारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। और खुल के कमेंट करें जो भी आपको लगता है, वीडियो जैसा भी लगता है कमेंट करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट कर ही नहीं रहे, एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, जो भी अप्रिसिएशन करना है, खराब लगे अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियोस में। हाँ, तो परमानेंट 5 प्लस जर्मनी, तो परमानेंट 5 का मतलब हो गया यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। चाइना, फ्रांस, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर का मतलब है ये वर्ल्ड वॉर 2 के विनर थे, तो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बन गए। ठीक है, तो इनके बीच में, जर्मनी और ईरान के बीच में ये JCPOA साइन हुआ। अच्छा, इसे यूएस ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं JCPOA को। तो ये दोनों एक ही बातें होंगी, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील, क्योंकि लीड तो यूएस ही कर रहा है। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट साइन हो गया। अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं, एक तो जो ईरान है, पहली चीज ईरान को क्या करना है, मतलब JCPOA की टर्म्स एंड कंडीशन, पहली चीज ईरान को अपना यूरेनियम स्टॉक पाइल जो है, यूरेनियम स्टॉक पाइल इस डील के हिसाब से, मतलब 10,000 किलो यूरेनियम है उसके पास, 10,000 किलो यूरेनियम स्टॉक पाइल, उसे रिड्यूस करके 300 किलो करना है। पहली चीज तो ये है। ठीक है, पहली टर्म्स एंड कंडीशन इसमें JCPOA में ये थी कि अपना यूरेनियम स्टॉक पाइल 10,000 किलो से 300 किलो करना है। लगभग 97% डिक्रीज हो गया, 97% डिक्रीज। टिल, इसकी डेट भी थी कि टिल 2031 तक, 2031 तक ये करना था। उसके अलावा जो ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, यूरेनियम ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है उसमें लगभग ना 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं, 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस, अराउंड 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस।
सेंट्रीफ्यूजेस क्या होते हैं जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है नेचुरल यूरेनियम में ना 235 यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम का आइसोटोप है, और 238 मिक्स होता है, दोनों होते हैं नेचुरल यूरेनियम में। और यूरेनियम 235 का परसेंटेज ना केवल 0.7% होता है, 99.3% ये होता है। तो जब हम यूरेनियम 235 का परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं बॉम्ब बनाने के लिए, ठीक है, इसके परसेंटेज को इंक्रीज हम अगर 70-80% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो कि आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा होता है, यूरेनियम 235, ठीक है, उसका परसेंटेज इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये जो 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं इसको डिक्रीज करके 5,000 सेंट्रीफ्यूजेस करने दें, 5,000 सेंट्रीफ्यूजेस। एक तो इस डील में ये था, ठीक है। तो पहला चीज़ तो यूरेनियम स्टॉकपाइल को रिड्यूस करना था, दूसरा यूरेनियम जो एनरिचमेंट प्लांट है उसमें 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं, 5,000 सेंट्रीफ्यूजेस कर देंगे। तीसरा जो ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट है उसको लोअर करके 3.67%, ये जो एनरिचमेंट लिमिट है यूरेनियम लिमिट ये कर दी गई कि 5,000 सेंट्रीफ्यूजेस तो होंगे लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% तक ही करना है। मतलब 3.67 मतलब यूरेनियम 235 का परसेंटेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3.67% तक ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि उससे ज़्यादा करने का मतलब है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। क्योंकि इतना करने का मतलब है कि आप सिविलियन पर्पज से केवल बिजली बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट को 3.67% तक एक लिमिट कर दिया गया इस एग्रीमेंट के हिसाब से, JCPOA के हिसाब से, कि आप इतना ही कर सकते हो। फिर उससे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इतना ही यूरेनियम एनरिचमेंट सफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी करा गया कि जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हैं, वो कहाँ होंगे? केवल एक जगह पे होंगे, नटांज में। नटांज एक जगह है ईरान में जहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलेगा। नटांज ईरान में एक जगह है, तो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है नटांज में होंगे, ठीक है। तो ये भी इसमें डिसाइड किया गया। उसके अलावा ईरान इस चीज़ के लिए भी एग्री होगा कि अपने न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, जो बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर उनका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से होगा कि वो प्लूटोनियम आउटपुट ना देते हों। क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट जब करते हैं तो यूरेनियम 235 से बॉम्ब बनाया जाता है, या फिर एक तरीका होता है यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करना होता है प्लूटोनियम में, इससे प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब बनते हैं। प्लूटोनियम बेस्ड बिजली भी बनाई जा सकती है, प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो सिविलियन पर्पज से न्यूक्लियर रिएक्टर है बिजली बनाने के लिए, कई बार कंट्री ऐसा करती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर सिविलियन पर्पज से बना हुआ है लेकिन जो प्लूटोनियम आउटपुट आ रहा है अलग से, उसे अलग कर लिया जाता है और प्लूटोनियम फिर उसको बॉम्ब बनाने के लिए बाद में यूज़ करेंगे। बिजली बनाने के बजाय बॉम्ब बना देंगे, तो उससे आउटपुट सिविलियन पर्पज से है बिजली बनाने के लिए, लेकिन उससे प्लूटोनियम भी अलग कर रहे हैं ताकि उससे बॉम्ब भी बनाया जा सके। तो मतलब एक तीर से दो निशाने, बिजली भी बना रहे हैं, बॉम्ब भी बना रहे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को डिज़ाइन इस तरीके से करना है कि इससे ना प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब ना बनाया जा सके। एक तो ये इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन थी। उसके अलावा एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्शन करेगी ईरान में कि भाई उसके न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करेगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरीके से डिज़ाइन है कि नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नटांज में ही हो रहा है। मतलब ये डील की जो चीज़ें हैं ना, उसको पूरा वो सर्वे करेगा, वहाँ पर इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा कैसे ऑपरेशंस कर रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे ना। मतलब ऐसा ना हो कि केवल डील साइन हो रही है और एक्चुअल में ग्राउंड में कुछ ईरान कर ही नहीं रहा है, तो वो भी इंश्योर करना होता है। तो आइए ये देखेगा कि भाई पीसफुल पर्पज से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या फिर मिलिट्री पर्पज से बॉम्ब बनाने के लिए क्या हो रहा है। तो ये भी एक इसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। उसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें थी JCPOA में? अब ये 2015 में डील तो साइन हो गई, लेकिन 2016 में ना, 2016 से 20 डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं और वो ना 2018 में डिक्लेयर करते हैं,
डोनाल्ड ट्रंप की एक हैबिट रहती है कि हमेशा किसी भी कंट्री के साथ कोई भी डील करना पहले उसे बुली करो, ठीक है, प्रेशर में डालो, प्रेशर टैक्टिक्स, फिर उसके बाद उसके साथ डील करो। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर करा कि वी आर आउट फ्रॉम JCPOA, हम JCPOA से विड्रॉ कर रहे हैं। तो यूएस जो है विड्रू फ्रॉम JCPOA, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि हम JCPOA से बाहर हो रहे हैं, ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है। क्योंकि ईरान के ऊपर आरोप क्या लगते हैं, एक तो यही यूरेनियम एनरिचमेंट का तो है ही, बाकी लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह बना रहा है लॉन्ग रेंज, ये भी आरोप लगते हैं। और बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को, चाहे इराक हो, सीरिया हो या हमास हो, अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स को फंडिंग भी कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हिजबुल्ला हो लेबनान में, तो उन सबको फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एलिगेशंस जो है यूएस ईरान के ऊपर लगाता है। तो यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करा हम JCPOA से बाहर हो रहे हैं। तो मतलब कुछ एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया, JCPOA साइन हुआ, कुछ एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया। अब 2020 से 24 के बीच में कौन प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का? जो बाइडेन। अब जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अनाउंस करते हैं 2020 में कि हम JCPOA का पार्ट होंगे, दोबारा से री एंटर कर रहे हैं। तो अमेरिका दोबारा से JCPOA में आया, प्रोवाइडेड कि ईरान फुल कंप्लायंस करे, जो JCPOA के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरी तरीके से माने, फुल कंप्लायंस करे, ठीक है। तो 2020 में जो बाइडेन ने अनाउंस करा, ईरान अगर फुल कंप्लायंस करता है तो हम इस डील को मानेंगे। लेकिन फिर से इसमें वही फुल कंप्लायंस, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो JCPOA अभी मामला अटका हुआ ही है। और अब 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में क्या हुआ, क्योंकि JCPOA में अभी जब तक ये तो फुल कंप्लायंस तभी होगा जब अमेरिका ईरान मिलके बातचीत करेंगे, आमने सामने टेबल में बैठेंगे, डिस्कशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, IAEA जाएगा, तब फुल कंप्लायंस होता है, तब ये सैंक्शंस वगैरह हटती हैं। तो सैंक्शंस तो ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। अभी 2025 में क्या हुआ, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि देखो हमने बात करी कि नटांज में क्या है, नटांज क्या है, ईरान में एक जगह है जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एंड यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा है, एंड यूरेनियम एनरिचमेंट। और एक और जगह है ईरान में, फोर्डो, ईरान में ही एक जगह है जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो अभी ईरान ने क्या करा है, क्योंकि इनका ऐसा माना जा रहा है कि 80% तक, 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है और 80% इनका यूरेनियम एनरिचमेंट का टारगेट है, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफ़ी करीब है। तो इजराइल ने क्या है, मिसाइलें वगैरह छोड़ी, न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट है ईरान के उनका मर्डर करवा दिया। तो ये सारी टेंशन ईरान और इजराइल के बीच में चली। बस फोर्डो में इजराइल कुछ कर नहीं पाया, यहाँ पर तो मिसाइलें वगैरह छोड़ी गई। फोर्डो क्योंकि पहाड़ों के बीच में ज़मीन की गहराई में है, तो इजराइल की मिसाइलें ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। तो इसमें यूएस भी इसमें एंटर करता है और अपने B2 बॉम्बर से 14,000 किलो के बॉम्ब गिराता है फोर्डो में। फोर्डो को अब ऐसा कहा जा रहा है कि फोर्डो को यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि फोर्डो को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है हुआ है, वो सेफ है, बस कुछ सालों के लिए डिले हो गया है। तो ये एक टेंशन अभी चल रही है। फिलहाल तो सीज फायर टाइप है इनके बीच में, यूएस के ईरान इजराइल सीज फायर है। अब आगे जो है दोबारा से JCPOA के ऊपर अब डिस्कशन चालू हो सकता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, बदले में उसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाई जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।